नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए आज गणित का जो सेकंड मॉडल पेपर है वो भी बताया जा रहा है। फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिया है, इससे पहले वाला वीडियो आपको डाला है। इस पेपर में आपको 60 में से 24 नंबर लाना कंपलसरी है, वरना बैक लग जाएगी या फिर फेल हो जाओगे। अगर 2 से ज़्यादा पेपरों में रहोगे तो फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। अब देखिए, आप लोग एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आपको मैं रीड के नोट्स डालूंगा और रीड की क्लास है इसी चैनल पर आपको चलेंगी टॉपिक वाइज। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कर आचार्य ने क्या नाम दिया था? धरणिकात्मक शक्ति नाम दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, रचनावादी शिक्षण उपागम में केंद्र बिंदु कौन होता है? तो होता है वो विद्यार्थी। कौन होता है? विद्यार्थी। देखो, रचनावादी कह लो चाहे निमित्तवादी कह लो चाहे व्यवहारवादी, एक ही बात है। इसमें केंद्र बिंदु कौन माना गया था? विद्यार्थी माना गया था कि शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी माना था? आंसर होगा आपका जॉन डीबी। कौन कौन से माने थे? पहला था विद्यार्थी, दूसरा था शिक्षक और तीसरा था पाठ्यक्रम। आपको याद आ गया होगा शायद, मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के लागू होने पर हर बच्चे को कौन सी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त हुआ? तो कक्षा 1 से 8वीं तक। कक्षा 1 से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा। उम्र पूछे तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न, गणित की प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखेंगे, गणित की प्रकृति में अमूर्तता, तार्किकता, विशिष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता, प्रतीक आदि तत्व आते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संख्याओं का ज्ञान किन स्तरों पर होता है? तो 3 स्तर याद रखने पियाजे के अनुसार। पहला है ऑर्डिनेशन, जिसको बोलते हैं क्रमिकता। दूसरा है कोऑर्डिनेशन यानी सह संबद्धता। और तीसरा है कंजर्वेशन यानी संरक्षण। ये 3 स्तर है पियाजे के, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जेंडर समानता के इंडेक्स को बताइए। अगर आपसे प्राथमिकता में पूछा जाए तो 0.94 होगा। उच्च प्राथमिक में पूछा जाए तो 0.88 होगा। माध्यमिक में पूछा जाए तो 0.80 होगा। और उच्च शिक्षा में पूछा जाए सबसे कम है 0.69 होगा। क्लियर। ये जेंडर इंडेक्स है अपना। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट क्या है? आ गया ना मेरी बात। चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो याद रखना है। पोर्टफोलियो यह समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है, जिसमें रोजमर्रा के काम लिखे जाते हैं। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। चेकलिस्ट देखो, यह बच्चे के किसी खास व्यवहार या प्रक्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का क्या है? प्रपत्र है, चेकलिस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गणित सीखने सिखाने में भाषा की मुख्य भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों को गणितीय अवधारणाएं समझने के लिए गणित की भाषा जरूरी होती है, भाषा सीखना जरूरी है। वह खुद भी भाषा सीख रहे होते हैं, यानी गणित सीखते वक्त बच्चों की गणित के साथ साथ भाषा को भी समझना होता है। कोई बच्चा गणित की किसी भी अवधारणा को नहीं सीख पा रहा है तो इसका कारण है भाषा, मुख्य रूप से। अगर भाषा सीख जाएगा तो गणित भी सीख जाएगा, जो उसे अवधारणा सीखने में इस्तेमाल की जा रही है। अगर कोई बच्चा गणित की अवधारणा को नहीं सीख रहा है तो इसका कारण क्या है? वो भाषा मुख्य है, ठीक है ना। हो सकता है कि भाषा ही भ्रम उसकी पैदा कर रही हो, अतः बच्चों को सबसे पहले भाषा को सिखाना अनिवार्य होता है। अथवा में आपको याद रखना है कि गणित की भाषा से तात्पर्य, गणित की भाषा क्या है इसका मतलब बताना है, और भाषा की विशेषताएं क्या होती है ये आपको यूनिट 1 में मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ये पहले मॉडल पेपर में बताया था, अब इसका आंसर सुन लीजिए आप लोग। विश्लेषण विधि देखो, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इसमें समस्या का समाधान किया जाता है, जबकि संश्लेषण विधि में उल्टा होता है, इसमें समस्या के कई भागों को जोड़ करके समाधान किया जाता है। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ती है, जबकि संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। दोनों में फर्क है, उल्टा है एक दूसरे का। विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि संश्लेषण विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। विश्लेषण विधि खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, बढ़ाती है, जबकि संश्लेषण विधि खोजी प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाती, रटने पर बल देती है, ठीक है ना, रटने पर बल देती है। विश्लेषण विधि समय कम अधिक लगाती है, जबकि संश्लेषण विधि अधिक समय लगाती है।
विश्लेषण विधि समय अधिक लगाती है जबकि संश्लेषण विधि कम समय लगाती है, ठीक है ना। अब आपको अथवा में याद कुछ करना है क्वेश्चन कि खेल विधि के गुण और दोष क्या हैं, ये आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, खेल विधि के गुण और दोष। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामिंग मॉडल से क्या अभिप्राय है। प्रोग्रामिंग मतलब सीखने का मॉडल क्या है। इस मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब है कि निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके हमें पालन करना होता है। इसमें माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। इसके अनुसार सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, हो सकता है उनकी रफ्तार अलग अलग हो सकती है। यह है हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, वार्षिक योजना का अर्थ क्या है, इसके निर्माण में कौन कौन से ध्यान रखने योग्य 4 बातें आपको याद रखनी है। ये आपको यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट मॉडल पेपर में भी आपको मैंने बताया ये। अब आइए क्वेश्चन अगला 12वां, एक आयताकार खेत की लंबाई 250 मीटर तथा इसका परिणाम 800 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है भाई, क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है परिणाम दिया गया है, आपको लंबाई दी गई है, आपको चाहिए चौड़ाई। सबसे पहले आपको चौड़ाई निकालनी है, किससे, परिमाप से। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें रखेंगे 800 मीटर परिमाप है, चौड़ाई को हमने x मान लिया। अब यहाँ पर जमाने के बाद x का मान आ गया 150 मीटर। जब हमारे पास x यानी चौड़ाई आ गई 150 मीटर, लंबाई हमारे पास 250 मीटर है। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास 250 मीटर, चौड़ाई हमारे पास 150 मीटर है, दोनों को गुणा किया 37,500 वर्ग मीटर, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये आपको करना है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, भिन्न तथा दशमलव संख्याओं में समानता और उन दोनों में अंतर क्या है। यूनिट नंबर 3 में मिलेगा, भिन्न और दशमलव में क्या क्या समानता होती है और क्या क्या अंतर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित जो भिन्न है 2/3 या फिर 5/7, इनकी 5-5 तुल्य भिन्न लिखिए। आपसे प्रश्न दूसरा भी पूछा सकता है, लेकिन तुल्य भिन्न कैसे निकालते देखिए। देखो सबसे पहले 2/3 को 1/1 से गुना किया तो 2/3 आ गई पहली तुल्य भिन्न। अगर 2/3 को मैंने 2/2 से गुना कर दूंगा तो 4/6 आ जाएगा। 3/3 से करूँगा तो 6/9 आ जाएगा। 4/4 से करूँगा तो 8/12 आ जाएगा। और 5/5 से करूँगा तो कितनी भी तुल्य भिन्न कर लो, अंश और हर को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दो, क्या भिन्न बन के आती है वही उसकी तुल्य भिन्न है। ऐसे ही 5/7 को 1/1 से किया 5/7 आया। 2/2 से किया 10/14 आया। 3/3 से किया तो क्या आएगा, 15/21। ऐसे ही 4/4 से किया 20/28। 5/5 से किया तो 25/35। अब देखिए अथवा में क्वेश्चन इसी तरीके से 3/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए और 2/7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। आप लोग कर सकते हो आराम से, मैं 3/5 को करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी कोई संख्या रेखा है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें मैंने मान लिया यहाँ पर 0। अब मैं इसमें 5 टुकड़े खींचूंगा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, हो गया 5 हो गया कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 5 टुकड़ों में मैंने इसको बांटा किसी भी रेखा को। अब मुझे क्या करना है 3/5, तो देखेंगे यहाँ से 1 2 और 3, यहाँ पर ये बिंदु आएगा, ठीक है ना, यानी 5 में से तीसरा भाग, तो 5 में से तीसरा भाग यहीं तो आएगा, तो 3/5 बन जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षक की भूमिका और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए जॉन डीवी ने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी कहा। इसमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तीन ही तो बताए थे जॉन डीवी ने। इन तीनों में अध्यापक की भूमिका सर्वोपरि है। वैदिक काल में अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। पहले क्या करते थे, अध्यापक केंद्रित होती थी शिक्षा। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस प्रणाली में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है, शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। अध्यापक का स्थान प्रारंभ से लेकर के आज तक उच्च स्तरीय रहा है। तो ये शिक्षक की भूमिका हो गई। अब आपको अथवा में प्रश्न याद रखना है कि पहली सीढ़ी के शिक्षार्थी व गणित शिक्षा में क्या संबंध है। ये आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में किन अवयवों को शामिल किया जाता है। गणित शिक्षण में अंकों व अंक संक्रियाओं की बातें करते हुए गणित के अन्य क्षेत्रों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें आकार, दिशा संबंधी, समझ, पैटर्न, मापन व आंकड़ों का प्रबंध शामिल है।
गणित के गुण एवं आपसी संबंधों को पहचानना, संख्याओं का गुणा भाग घटाना योग करना, प्राथमिक स्तर के गणित शिक्षण प्रक्रिया में दक्षता हासिल करना, चरणबद्ध तरीके से अभिकलन करने के कौशल हासिल करना तथा इस प्रकार अर्जित ज्ञान को वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों में सफलतापूर्वक उपयोग करना गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि आपके विचार से गणित के प्रश्नों को हल करने में होने वाली गलतियों के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। ये यूनिट नंबर 2 में आपको प्रश्न मिल जाएगा, पढ़ के जाना है आपको। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के निर्माण में समावेशित पदों का उल्लेख कीजिए। एक पाठ योजना बनाते समय कौन कौन से उसके फैक्ट होते हैं। तो देखिए, इकाई योजना का नाम आपको लिखना है, उप इकाई का नाम लिखना है, उसके बाद पाठ का नाम, कालांश की अवधि, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी, सहायक सामग्री का विवरण, शिक्षण विधियाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये आप लोग जब लेसन प्लान आपने बनाया होगा ना तो आपको पता होगा। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है कि खुली कक्षा कक्ष विधि का उल्लेख कीजिए। खुली कक्षा कक्ष विधि का उल्लेख कीजिए, यूनिट नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम हमारे निबंधात्मक प्रश्नों पर कि गणित की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। गणित की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, गणित सभी विषयों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये कथन किसका है? रोजर बेकन का। रोजर बेकन के इस कथन से स्पष्ट है कि गणित की प्रकृति के समान ही अन्य विषयों की प्रकृति जुड़ी है। इसका प्रयोग लगभग सभी विषयों में किया जाता है। गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये गणित की प्रकृति में आपको बता रहा हूँ, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या गणित की सहायता से की जा सकती है तथा बाद में अमूर्त को स्थूल रूप में भी इसकी सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के आपस में संबंधों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये निष्कर्ष एक पुनः सत्यापित की जाने वाली प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। गणित में सामान्यीकरण निगमन आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, वे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होती है। गणित सार्वभौमिक विषय है जिसकी मान्यता दुनिया के प्रत्येक कोने में सर्वमान्य है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में गणित को स्पष्ट कीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 1 का सवाल है, आप लोग इसको पढ़ के जरूर जाएं। 18वां क्वेश्चन आपका आता है, देखिए, गणित की पाठ योजना बनाते समय कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है, गणित सीखना सार्थक होना चाहिए। सीखना सार्थक तभी होता है जब बच्चों को अपनी समझ बनाने का मौका मिले और कुछ वे सीखें, अपने रोज़मर्रा के अनुभवों को उसमें जोड़ सकें। गणित सीखना एक विकासशील प्रक्रिया है। सीखना तभी असरदार होता है जब शिक्षक बच्चों को उनके विकास के स्तर के मुताबिक गणित को खोजने और महसूस करने के लिए एक सही माहौल दे सकें। गणित सीखने के लिए अमूर्त विचारों से निपटने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। अगली बात क्या याद रखनी है कि गणित का सीखना पहली सीखी हुई बातों पर आधारित होना चाहिए। नंबर 4, गणितीय अवधारणा को क्रमबद्ध ढंग से पेश करना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को प्रकृति सीढ़ीनुमा होती है, इसमें पायदानों का एक निश्चित क्रम होता है, इसलिए गणितीय अवधारणा और कौशल सिखाने के लिए सिलसिलेवार क्रम में देना होता है या बहुत होता है। गणित सीखने में बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो। सक्रिय भागीदारी का मतलब है कुछ करना, चीज़ों और घटनाओं का अवलोकन करना, तुलना करना, सवाल पूछना आदि। बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं उनकी समझ बनाने में सक्रिय भागीदारी से बढ़ावा मिलता है। गणित की भाषा बोलना सीखने का एक ज़रूरी हिस्सा है। गतिविधियों एवं खेलों में हिस्सा लेने से गणित सीखने में मदद मिलती है। तो ये अपनी क्या हुई, गणित की ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट है, खेल विधि से क्या अभिप्राय है। गणित शिक्षण में खेल विधि का क्या महत्व है, आपको यूनिट नंबर 2 में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे 19वें प्रश्नों पर। प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों ने कितना और किस स्तर तक ज्ञानार्जन किया है तथा एक निश्चित समय अवधि में बच्चे ने कितना सीखा है। ये पहला उद्देश्य है। बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों और विशेष आवश्यकताओं को पहचानना, उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तैयार करना, किस हद तक पाठ्यचर्या और विषय वस्तु के उद्देश्यों को विद्यार्थी ने प्राप्त किया है।
बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, रुचि और कठिनाइयों को पहचानना तथा उसके अनुरूप बच्चे की सहायता करना। कक्षा में प्रशिक्षण विधि को बेहतर बनाना। अभिभावकों एवं बच्चों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में अवगत कराना। और 8वां बिंदु है प्रत्येक बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया की पहचान करना और बेहतर बनाकर उनके विकास में सहयोग करना। बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उपलब्धि का भाव जागृत करना। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये आपको आपकी यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। आइए हमारे अंतिम प्रश्न पर आते हैं। गणित शिक्षण में जेंडर के प्रभाव को कम या समाप्त करने के किन किन प्रयासों या सुधारों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता देखेंगे, गणित शिक्षण में लिंगीय भेदभाव यानी जेंडर कम करने के लिए महिलाओं का नाम, उनकी गतिविधियाँ आदि को पाठ्यक्रम में यथास्थान देना चाहिए। यानी ऐसी गणितीय महिला, ऐसी गणित की विद्वान महिलाओं का नाम गणित में दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को क्या मिले, मोटिवेशन मिले। प्रत्येक विद्यालय में महिला शिक्षक होनी चाहिए और अधिक अच्छा तो यही रहेगा कि महिला अध्यापक ही गणित पढ़ाए, ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं के अंदर धैर्य ज़्यादा होता है, समझाने की ट्रिक अच्छी होती है बजाय पुरुषों के। पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की जीवनी को शामिल किया जाना चाहिए। गणित अध्यापक अभिभावकों की लड़कियों ने गणित शिक्षण के प्रति सोच बदलनी है कि भाई महिला को भी गणित, मैथ, साइंस लेना चाहिए, महिला को भी मैथमेटिक्स अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। शिक्षक के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली शिक्षण विधियाँ सरल, जीवन से जुड़ी हुई और व्यावहारिक होनी चाहिए जिससे सभी में समझ उत्पन्न हो सके। बालिकाओं को गणित के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन को प्रोत्साहन करना, विज्ञान में गणित विषयों को चुनने के लिए परामर्श देना आदि प्रयासों से गणित शिक्षा में जेंडर को कम किया जा सकता है। यानी महिलाओं को भी प्रेरित करें ज़्यादा से ज़्यादा गणित लेने के लिए। अंतिम प्रश्न है आपका अथवा में, गणित सबके लिए, गणित सबके लिए इस विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 4 में आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो ये आज का आपको मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का मैंने करवाया, फर्स्ट ईयर के लिए 7वां पेपर है। आप लोग इन दोनों पेपरों को आप लोग पढ़ के जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे प्रदर्शन के साथ में, अच्छे मार्कों के साथ में आप लोग पास होंगे। और रीट की तैयारी में आप लोग को जुड़ जाना है। इसी चैनल पर आपको मैं क्लासें डालूंगा नोट्स वाले फॉर्मेट में, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।